हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। एनसीईआरटी साइंस की अगली सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अपना रनिंग टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित कुछ अपन ने बातें इससे पहले कर ली थी और आज उसी से संबंधित अपन आगे की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि अंतःस्रावी तंत्र में 3 पार्ट अपन ने कर लिए हैं और चौथा पार्ट में टोटल मैंने 20 MCQ लिए हैं। इनमें मैंने 2 ग्रंथियों से लेकर मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं। एक है पैराथायराइड ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। दोनों ही ग्रंथियां इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन अपने पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल या फिर अग्नाशय ग्रंथि से उठाता है। फिर भी अपने को पूरे टॉपिक को कवर करना है क्योंकि जिस प्रकार से एग्जामिनर अपना लेवल आजकल सेट करता है ना, तो उस हिसाब से अपने को अपनी तैयारी रखनी है। तो आज 2 ग्रंथियों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले पैराथायराइड ग्रंथि। एक चीज का ध्यान रखना, इस पैराथायराइड ग्रंथि को बोला जाता है पैराओटो ग्रंथि, और ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, इसका दूसरा नाम है प्रतिरक्षित ग्रंथि। प्रतिरक्षित ग्रंथि, ये तो दो बिंदु ध्यान रखना। तो शुरू कर रहे हैं अपन थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज। यहां पर मैंने आपके सामने एक इमेज ड्रॉ की है और ये जो इमेज है ना, ये वास्तव में तुम ध्यान देना, ये है थायराइड ग्रंथि की इमेज है। ये जो इमेज आपके सामने आ रही है ना, ये थायराइड ग्रंथि की इमेज है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित अपन ने पहले लगभग 30-40 क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन पैराथायराइड ग्रंथि की कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपने को थायराइड ग्रंथि की कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। पहली चीज मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है ना, पैराथायराइड ग्रंथि, इस पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति याद करनी है अपने को। तो ये जो दोनों पिंड हैं, एक वाला ये पिंड और दूसरे वाला ये पिंड, ये दोनों पिंड किस ग्रंथि के हैं? ये दोनों पिंड मेरे दोस्तों किस ग्रंथि के हैं? थायराइड ग्रंथि के हैं। और इन्हीं दोनों पिंडों में 4 सब पॉइंट लगे रहते हैं। ये पहला सब पॉइंट है, ये दूसरा सब पॉइंट है, ये तीसरा सब पॉइंट है और ये वाला चौथा सब पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर अगर तुम्हें पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति पूछे तो पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसका एक ही आंसर आता है कि थायराइड जो ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड में, उस थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो आंसर आता है पैराथायराइड ग्रंथि। अर्थात पहले पिंड में इसके 2 पार्ट हैं, पहले और दूसरे, और इसके दूसरे पिंड में इसके फिर 2 पार्ट हैं, तीसरे और चौथे। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारे सामने ये जो इमेज ड्रॉ की है, ये कोई थायराइड ग्रंथि का अग्रभाग नहीं है, यह थायराइड ग्रंथि का वास्तव में कौन सा भाग है? पश्च भाग है। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हुआ है कि पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के अग्रभाग पर स्थित नहीं होती, यह तो वास्तव में पश्च भाग पर स्थित होती है। दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी नजर आ रही है तुम्हें? 4। लेकिन अगर तुम्हें जोड़ों के बारे में बात करें तो इसके कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े। और स्थिति कहां पर होती है? थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड में स्थित होती है। अग्रभाग में स्थित होती है, पश्च भाग में तो एग्जामिनर तो तुम क्या उत्तर दोगे इसका? पश्च भाग में स्थित होती है। ये बेसिक जानकारी थी पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित। अब इस पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, यहां से ये हार्मोन स्रावित होता है, और यहां से ये जो हार्मोन निकलता है ना, उस हार्मोन का नाम है PTH हार्मोन। बस यहां पर ध्यान से समझ लेना तुम। पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? PTH हार्मोन। इसको बोला जाता है पैराथ हार्मोन। इसके कई नाम है सर। इसको क्या बोला जाता है? पैराथ हार्मोन। और या फिर इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है पैराथायराइड हार्मोन। क्या बोला जाता है इसे? पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन भी बोल सकते हो तुम पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हो, और तुम PTH हार्मोन भी बोल सकते हो। तो PTH हार्मोन का स्रावण भी कहां से होता है रे? पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन यहां पर यह पूछा था कि PTH हार्मोन का स्रावण थायराइड ग्रंथि के किस भाग से होता है? तो मेरे दोस्तों वहां पर आंसर क्या दे रखा था? पश्च भाग, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि तो वास्तव में स्थिति पश्च भाग में होती है। आगे की चर्चा करते हैं अपन इस प्रकार से। पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को आपने क्या कह दिया? PTH हार्मोन या पैराथ हार्मोन।
और मैं तुम्हें बता दूं कि एक और नाम इसे अपन कह सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन। अपन इसे क्या कह सकते हैं? पैराथायराइड हार्मोन। दो तीन बातें तुम्हें इस हार्मोन से संबंधित याद करनी है। एक तो बात तुम्हें याद करनी है पैराथायराइड हार्मोन की खोज। इसकी खोज एक जर्मन साइंटिस्ट ने की थी और उस जर्मन साइंटिस्ट का नाम था फिलिप कोलिप। उस जर्मन साइंटिस्ट का क्या नाम था मेरे दोस्तों? फिलिप कोलिप। और इसीलिए पीटीएच हार्मोन का एक और नाम है, इसीलिए पीटीएच हार्मोन को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताओ वह कौन सा नाम है? तो वह कौन सा नाम हो जाएगा? कोलिप हार्मोन। तो कोलिप हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? पीटीएच हार्मोन। दूसरा, तुम्हारा एग्जामिनर ये पूछता है कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है या ये जो पीटीएच हार्मोन है ना, इसका स्रावण किस कोशिका से होता है? तो ध्यान रखना, इसका स्रावण पैराथायराइड ग्रंथि की जिस कोशिका से होता है ना, उस कोशिका को बोला जाता है चीफ सेल्स। क्या बोला जाता है? चीफ सेल। ये दोनों बातें बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें याद करनी है पीटीएच हार्मोन से संबंधित। थायराइड ग्रंथि की एक और सेल होती है, उस सेल का नाम है ऑक्सोफिल कोशिका या ऑक्सोफिल सेल। ऑक्सोफिल सेल। लेकिन ऑक्सोफिल सेल भले ही थायराइड ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि की सेल है, लेकिन इसका संबंध कहीं पर भी पीटीएच हार्मोन से तो नहीं है। तीसरी इंफॉर्मेशन याद करनी है पीटीएच हार्मोन से संबंधित इसका कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका कार्य अपन समझ रहे हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का। इसका कार्य क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसका एक ही कार्य है। वो कार्य क्या है कि रुधिर में एक तो किसकी मात्रा का नियमन करता है? कैल्शियम। और एक यह है किसकी मात्रा का नियमन करता है? फास्फोरस। तो रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस आयन का नियमन करना, आयन का क्या करना? नियमन करना। फास्फोरस और कैल्शियम आयन का नियमन करना किस हार्मोन का कार्य है? तो मेरे दोस्तों किसका हार्मोन का कार्य हो जाएगा? पीटीएच हार्मोन का कार्य। खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैल्शियम का संबंध पैराथायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से है? तो भी यही आएगा। कैल्शियम का संबंध वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथि की किस ग्रंथि से है? तो पैराथायराइड ग्रंथि आएगी। अब यहां पर दो खनिज लवण है, एक तो कैल्शियम है और दूसरा खनिज लवण है फास्फोरस। नियमन में दोनों ही बातें आती हैं, घटाना भी आता है और बढ़ाना भी आता है, लेकिन ध्यान रखना यह कैल्शियम की मात्रा को तो बढ़ाता है और यह फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। मेरे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फास्फोरस की मात्रा को कम करता है? तो आंसर क्या आएगा? पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? तो भी आंसर क्या आएगा? पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है? तो भी आंसर क्या आएगा? पीटीएच हार्मोन। यह तुम्हें याद करना है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी और अगर फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी तो भी पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। तो अगली बात इस अपन समझते हैं इससे संबंधित। मेरे दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो हार्मोन स्रावित हुआ है ना, ये जो हार्मोन स्रावित हुआ है, कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ है? पीटीएच हार्मोन। इस पीटीएच हार्मोन से संबंधित एग्जामिनर तुम्हें दो प्रकार के दुख देता है। एक तो ये पीटीएच हार्मोन का होता है अल्प श्रावण, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्तों, और एक इसका होता है मेरे दोस्तों अति श्रावण। अति श्रावण, अल्प श्रावण का मतलब होता है मात्रा का कम होना और अति श्रावण का मतलब होता है मात्रा का बढ़ना। अल्प श्रावण का मतलब एक ही चीज से है कि कैल्शियम की मात्रा की कमी, कैल्शियम की मात्रा में क्या होना? कमी होना। तो यहां पर मैं यह भी कह सकता हूं कि अति श्रावण से क्या मतलब है कि कैल्शियम की मात्रा में क्या होना? वृद्धि होना। कैल्शियम की मात्रा में क्या होना? वृद्धि होना। अब यहां पर दो लैटिन भाषा के शब्द हैं। एक लैटिन भाषा का शब्द है हाइपो और एक लैटिन भाषा का शब्द है हाइपर। हाइपो का मतलब साइंस में होता है कमी और हाइपर का मतलब मेरे दोस्तों होता है वृद्धि। कोई भी खनिज लवण की कमी होती है तो उससे पहले हाइपो लग जाता है, किसी भी खनिज लवण की वृद्धि होती है तो उससे पहले हाइपर लग जाता है। यहां पर कैल्शियम की कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो यहां पर क्या लगेगा? हाइपो। और किसकी कमी हो रही है? कैल्शियम की। तो इससे बोला जाता है हाइपर कैल्सीमिया। ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसे क्या बोला जाता है? हाइपोकैल्सीमिया।
और यहां पर अगर कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो मेरे दोस्तों इससे बोला जाता है हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोला जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मतलब बढ़ना और हाइपो का मतलब घटना। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया यूज किए जाते हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी में इसी हाइपोकैल्सीमिया को एक रोग से संदर्भित किया जाता है और उससे बोला जाता है टिटेनी रोग। बस मेरा यही आपको समझाने का उद्देश्य था कि टिटेनी रोग किसकी समस्या है, तो कैल्शियम की कमी को टिटेनी कहते हैं। और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ना अपन ने क्या कह दिया? हाइपर कैल्सीमिया। और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ने को बोला जाता है यहां पर ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोला जाता है? ओस्टियोपोरोसिस। एक एक बिंदु को समझते जाना तुम। ओस्टियोपोरोसिस। टिटेनी रोग अपने को इतना मालूम है कि सर जो टिटेनी रोग है, इस टिटेनी रोग में कैल्शियम की मात्रा में कमी आई है, तो कैल्शियम की मात्रा में कमी आई है तो इसका उपचार भी तो कैल्शियम ही करेगा। तो इसका उपचार अगर तुम्हें पूछे तो इसके उपचार के लिए एक विटामिन का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है विटामिन डी। तो यहां से ये एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठता है? यहां से एग्जामिनर ये पूछता है कि वास्तव में कि ये जो विटामिन डी के कैप्सूल हैं, ये विटामिन डी के कैप्सूल कई चीजों में काम आते हैं, लेकिन प्रमुखतः किस रोग में ये काम आते हैं? तो टिटेनी रोग में काम आते हैं। यहां पर इस शब्द को समझना तुम। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियां। क्या मतलब होता है? हड्डियां। और पोर, ये पोर का मतलब होता है छिद्रित। पोर का मतलब वैसे भी छिद्र होता है, तो हड्डियों का छिद्रित होना ही कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस। तो इस ओस्टियोपोरोसिस का भी अपने को क्या ढूंढना है रे? इस ओस्टियोपोरोसिस का भी अपने को इलाज ढूंढना है और इसके इलाज किया जाता है एक थेरेपी से, और उस थेरेपी को बोला जाता है HRT थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से किस बीमारी का इलाज किया जाता है? ओस्टियोपोरोसिस का। यही रेलवे का क्वेश्चन है सर, यही रेलवे का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। रेलवे वालों ने यह पूछा था कि ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग का संबंध निम्न में से किस तकनीक से है? उसने 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसका राइट आंसर क्या था? HRT तकनीक। तो यह सारी इंफॉर्मेशन थी पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने यह है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि थायराइड के प्रत्येक पिंड के पृष्ठ भाग में स्थित होती है? फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर दे दो। थायराइड के प्रत्येक पिंड के पृष्ठ में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। शाबाश। आपने कहा देखो इस थायराइड के प्रत्येक पिंड है, तो ये मैंने बता लिया, ये थायराइड है, ये अपनी श्वास नली है, और इधर भी ये थायराइड है। और यहां पर इस प्रकार से ये जो ग्रंथि स्थित है, इस ग्रंथि को अपन ने क्या कहा था? पैराथायराइड कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन पैराथायराइड ऑप्शन में नहीं है, तो पैराथायराइड ऑप्शन में नहीं है तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराओटो ग्रंथि हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर क्या है? सी। सभी बच्चों का ये सही है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने कुछ ये है, मानव में पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या होती है। मानव में पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या होती है। फटाफट कमेंट कर दो बच्चों। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या 4 होती है, या ये कितनी जोड़ी होती है? तो आंसर क्या करोगे? 2 जोड़ी। कभी कभी जोड़ी पूछता है तब आंसर क्या आता है? 2। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी। पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन सा है? फटाफट कमेंट कर दो दोस्तों। वेरी गुड। तीसरे में पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है? PTH हार्मोन, जिसे पैराथार्मोन भी बोला जाता है और पैराथायराइड हार्मोन भी बोला जाता है। तो कैल्सिटोनिन नहीं हो सकता, वर्दी नहीं हो सकता, थाइमोसिन नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराथार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि के पैराथार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन जो भी बता देगा ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फटाफट कमेंट कर दो मुझे। कुछ बच्चों ने सही दिया है, करते हैं इससे संबंधित बात। पैराथार्मोन की खोज फिलिप कोलिप नामक वैज्ञानिक ने की, बिल्कुल सही है, मैंने तुम्हें बताया है।
पैराथ हार्मोन को कोलिफ हार्मोन भी कहते हैं। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही है। पैराथ हार्मोन का स्रावण ऑक्सोफिल कोशिका से होता है, ऑक्सोफिल कोशिका से इसका स्रावण नहीं होता। इसका स्रावण जिस कोशिका से होता है ना, उस कोशिका को बोला जाता है चीफ कोशिका, या इसे बोला जाता है चीफ सेल्स। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन को सही पढ़ा था उनके पकड़ में आ गया, क्योंकि अपन ने पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया था। और जिन बच्चों ने नहीं, डायरेक्ट तुक्केबाजी करते हैं कई बच्चे, तो उनका गलत हो जाता है। डी ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पैराथ हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट आयन का नियमन करता है, बिल्कुल सही है। और यहां से एक बात और भी निकल कर आती है कि सर ये कैल्शियम की मात्रा को तो बढ़ाता है और यह फास्फेट की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। निम्न में से कौन सा कार्य पीपीएस हार्मोन के संदर्भ में है? फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, कुछ बच्चों ने पकड़ में किया है। पैराथ हार्मोन के संदर्भ में है। हृदय धड़कन को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता। उपापचयी दर में वृद्धि करता है, नहीं करता। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है सर। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य किसका है? पैराथायराइड या पीटीएस हार्मोन का है। कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, नहीं करता। कैल्शियम की मात्रा को कम तो कौन करता है? थायराइड ग्रंथि का एक हार्मोन करता है। उस हार्मोन का क्या नाम है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि का हार्मोन है? ये थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है। किस ग्रंथि का हार्मोन है? थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, ठीक है ना। हृदय धड़कन दर को और उपापचयी दर, इन दोनों को समानने वाला कौन सा हार्मोन है? मैंने तुम्हें इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। मेरे हिसाब से अब तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। पैराथ हार्मोन निम्न में से किस विटामिन का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायता करता है? फटाफट कमेंट कर दो, बेसिक सा क्वेश्चन है सर। फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, अस्थि निर्माण आते ही कैल्शियम आता है। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ही आता है। कैल्शियम आते ही एक ही विटामिन सामने आता है, जिसका क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है मेरे दोस्तों? कैल्सीफेरोल। और कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो आंसर क्या आता है? विटामिन डी। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखो। पैराथायराइड ग्रंथि के पैराथ हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और ध्यान से आंसर दो इसको। कोई गलत नहीं करेगा भाई, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, आजकल क्वेश्चन नहीं पूछता। एक दो बच्चों का सही है, बाकी सब बच्चों ने गलत दिया है। यह कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। पैराथ हार्मोन से संबंधित मेरे को दो ही बातें याद करनी है, कैल्शियम को बढ़ाएगा और फास्फोरस को कम करेगा, और बाकी तीसरी बात मुझे नहीं समझनी। फास्फेट के स्तर को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता। फास्फेट के स्तर को घटाता है, बिल्कुल घटाता है। यह कैल्शियम के स्तर को घटाता है, नहीं घटाता। तो दूसरा और चौथा ये सही है, सॉरी पहला और तीसरा ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 और 3 सत्य हैं, ठीक है ना। तो सातवें का राइट आंसर है बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट कमेंट करके बता दो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार दोबारा पढ़ो। शाबाश, कुछ बच्चों ने सही दिया है, पकड़ में नहीं आया आंसर। पहला देखो, पहला कथन क्या कह रहा है। कथन का मतलब दोनों कथनों को ध्यान से समझने हैं। पैराथायराइड के अलग स्रावण से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी और फास्फेट की मात्रा में वृद्धि होती है, ये तो इसका बिल्कुल सही, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। पैराथायराइड के अल्प श्रावण को हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्प श्रावण का मतलब हाइपर से नहीं होता, हाइपो से होता है। और अल्प श्रावण को क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सियामिया। तो पहला कथन सही है और दूसरा इसका गलत। अब ऑप्शन पे कथन एक सत्य है, कथन 1 और 2 सत्य है, नहीं सत्य है, ये भी गलत है। दोनों असत्य है, नहीं एक सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है,
बहुत अच्छा, अगला देखो। पैराथार्मोन के अतिस्रावण से होने वाला रोग, फटाफट कमेंट कर दो मुझे। अतिस्रावण, पहला ऑप्शन देखो भाई, अतिस्रावण का मतलब क्या है? अतिस्रावण का मतलब है कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि, और कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि को अपन ने क्या कहा था? हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया कहा था कि नहीं कहा था? और हाइपरकैल्सीमिया को अपन ने क्या कह दिया था? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कह दिया था? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस वाला देख लो, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हाइपोकैल्सीमिया, ये तो मतलब है कैल्शियम की मात्रा में कमी, तो कमी को तो अल्पस्रावन बोला जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया ध्यान रखना, यह है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से कई रोग होते हैं, जिसमें एक का क्या नाम है? ऑस्टियोमलेशिया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? फटाफट कमेंट करके बता दो। कौन सा सही सुमेलित है? करीब करीब सभी बच्चों का सही है। पहला ए ऑप्शन है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो, पो का मतलब कमी, सही है। हाइपर, पर मतलब ऊपर, तो वृद्धि, सही है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का छिद्रित होना, ये तो तीनों ठीक लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का छिद्रित होना के इलाज में निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के छिद्रित होने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है ना, उस विधि का प्रयोग है, उसका नाम है HRT। इसमें एस का मतलब होता है हार्मोन, एक क्वेश्चन कई बार आता है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें आर का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, और इसमें टी का मतलब होता है थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो HRT इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखो बी ऑप्शन क्या है? पीसीआर। पीसीआर तकनीक के बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूं। पी का मतलब होता है पॉलीमरेज, और सी का मतलब क्या होता है? चैन, और आर का मतलब क्या होता है? रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो इससे संबंधित पॉलीमरेज चैन रिएक्शन भी एक तकनीक है, बायोटेक्नोलॉजी में काम आती है ये। लेकिन तुम्हें इससे याद करनी है, इसकी खोज है ना 1983 में हुई थी, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? कैरी मुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। ये कई बार मैंने देखा है, एसएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कैरी मुलस का संबंध किस तकनीक से है? पीसीआर तकनीक। हाँ तो गुरुजी ये काम किस में आती है? ये काम एक ही काम आती है सर। ये किस काम में आती है? तो यह जो है ना, जो डीएनए होता है, यह डीएनए को आवर्धित करती है। डीएनए को यह क्या करती है? आवर्धित करती है। तो डीएनए को आवर्धित करना, यह किसका कार्य है? पीसीआर तकनीक का। आवर्धित करने का मतलब होता है डीएनए की कम मात्रा को अधिक मात्रा में परिवर्तित करना, या डीएनए को बढ़ाना। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यह काम आती है, और इसका काम ध्यान रखना, एचआईवी की जांच के लिए भी इसका आजकल यूज करते हैं। एचआईवी की जांच में भी पीसीआर तकनीक का प्रयोग होता है। ये 2-3 बिंदु तुम्हें पीसीआर संबंधित याद करनी है। एक ऑप्शन देखो और है, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, RAN। एक तो देखो होता है RNA, समझना कॉन्सेप्ट को। RNA, ये RNA तो एक न्यूक्लिक अम्ल है। RNA तो मेरे दोस्तों क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसकी चर्चा तो मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करूंगा, आणविक जीव विज्ञान में। लेकिन अभी क्या है? RAN। आर का मतलब होता है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। RAN एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, ठीक है ना? तो इसमें आर का मतलब होता है रेस्ट्रिकेशन, इसकी फुल फॉर्म ध्यान से देख लेना। ए का मतलब होता है एंडो, और इसमें एन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। और यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटती है, इसलिए इसे बोला जाता है डीएनए का चाकू या डीएनए की कैंची। तो डीएनए का चाकू या डीएनए की कैंची किसे कहते हैं? RAN को ही कहते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। अगला देखो, निम्न में से किस रोग में अस्थियां भंगुर, कोमल व खोखली हो जाती हैं? अस्थियां भंगुर, कोमल व खोखली हो जाती हैं। फटाफट कमेंट कर दो 12th का। सभी बच्चों का सही है।
तो आंसर किसमें हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया तो नहीं हो सकता, ऑस्टियोहिमोसिस भी नहीं है, ऑस्टियोफाइब्रोसिस भी नहीं है, आंसर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। 13वां क्वेश्चन देखो, पीटीएस हार्मोन जो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है किसके एंटागोनिस्ट है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसके एंटागोनिस्ट है? ये जो शब्द है ना एंटागोनिस्ट, इस एंटागोनिस्ट का मतलब तुम ये समझो, ये शब्द खूब परेशान करता है तुम्हें। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या मतलब होता है? विपरीत। अब इसने पूछा है कि पीटीएस हार्मोन किसके विपरीत है, तो पीटीएस हार्मोन का कार्य तुम मुझे बताओ, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सर कैल्शियम की मात्रा को तो बढ़ाना और वास्तव में फास्फोरस की मात्रा को क्या करना? कम करना। अब इनमें यहां पर देख लो कि कौन सा कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा है। देखो यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्योंकि कैल्सिटोनिन हार्मोन वास्तव में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कम करता है, और पीटीएस हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसके विपरीत हुआ कि नहीं हुआ ये? ठीक है ना। और विपरीत को अपन ने यहां पर क्या बोला? एंटागोनिस्ट। क्या बोल दिया? एंटागोनिस्ट। तो अब मेरे हिसाब से तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये 13 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, किससे संबंधित? पैराथायराइड हार्मोन से संबंधित या पैराउटू या पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित। एक क्वेश्चन और है, पीटीएस हार्मोन कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्ट या विपरीत है क्योंकि यह, अभी मैंने बताया इससे पहले, क्योंकि यह पीटीएस हार्मोन क्यों है? क्योंकि पीटीएस हार्मोन कैल्शियम में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम में क्या करता है? वृद्धि करता है। जबकि कैल्सिटोनिन कैल्शियम में क्या करता है? कमी करता है। ठीक है ना। अब अगली जो ग्रंथि आती है ना सर, उस अगली ग्रंथि का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। तो कुछ बातें करते हैं अपन थाइमस ग्रंथि से संबंधित। आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये इमेज यही अपनी थाइमस है। तो एक तो ध्यान रखना, यह कहां पर स्थित होती है? तो यह होती है हृदय के समीप। कहां पर स्थित होती है? हृदय के समीप स्थित होती है। और एक चीज का और ध्यान रखना, यह डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन करती है। यह डब्ल्यूबीसी का क्या करती है? परिपक्वन करती है। और डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन करने की वजह से ही मेरे दोस्तों इसे बोला जाता है प्रतिरक्षित ग्रंथि। इसे क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षित ग्रंथि बोला जाता है। तो 4-5 बिंदु अपने को थाइमस ग्रंथि से संबंधित याद करनी है। ठीक है ना। थोड़ी सी बात अपन थाइमस ग्रंथि से संबंधित हार्मोन भी याद करने हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि थाइमस ग्रंथि के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो थाइमस के ध्यान रखना, टोटल 3 हार्मोन एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। थाइमस के कितने हार्मोन दे रखे हैं? 3 हार्मोन। लेकिन एक ही हार्मोन के बारे में बात करता है, उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है इसका थाइमीन फर्स्ट। क्या नाम है? थाइमीन फर्स्ट। और तीसरे हार्मोन का नाम है इसके थाइमीन सेकंड। तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या उठता है कि थाइमीन फर्स्ट और थाइमीन सेकंड का संबंध किस ग्रंथि से है? तो आंसर क्या आता है? थाइमस ग्रंथि। और एक कौन सा है यहां पर? थाइमोसिन हार्मोन। और इसी हार्मोन को बोला जाता है प्रतिरक्षित हार्मोन। इसी हार्मोन को क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षित हार्मोन। एक चीज का तुम और ध्यान रखना, ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, थाइमस ग्रंथि, ये थाइमस ग्रंथि बचपन में, थाइमस ग्रंथि बचपन में तो होती है बड़ी और पूरे तरीके से एक्टिव होती है, या क्या होती है? सक्रिय होती है। लेकिन जैसे ही आदमी वयस्क होता है, जैसे ही आदमी क्या होता है? वयस्क होता है, तो इसकी जो आकार जो है ना, ये छोटी होती जाती है और यह कुछ अवस्था में कैसी हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो वृद्धावस्था तक जाते जाते है पूरी तरीके से क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो ये 2-4 बातें तुम्हें थाइमस ग्रंथि से संबंधित याद करनी है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि जो उम्र के साथ नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा यहां पर? थाइमस ग्रंथि। अर्थात यह कब नष्ट हो जाती है? वृद्धावस्था में यह बिल्कुल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए इसे वृद्धावस्था में या इसीलिए इसे वयस्क में भी निष्क्रिय हो जाती है। इसे वयस्क में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे वयस्क में कहते हैं अवशेषी ग्रंथि। अवशेषी का मतलब होता है बिना काम की, क्योंकि नष्ट हो जाती है तो किसी काम की नहीं होती।
निम्न में से कौन सा कथन थाइमस ग्रंथि के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है? बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, कुछ बच्चों ने सही दिया है। यह ग्रंथि ट्रेकिया के समीप स्थित होती है, बिल्कुल सही है। मानव में यौनावस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार ह्रास होता है, तभी तो सही है, अपन ने जाना। यह एक प्रतिरक्षित ग्रंथि, देखो 3 बिंदु अपने को सही दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो चौथे ऑप्शन में है। तो यह बी लिम्फोसाइड के प्रशिक्षण का केंद्र है? नहीं सर, यह बी का प्रशिक्षण का केंद्र नहीं है, यह वास्तव में किसके प्रशिक्षण का केंद्र है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। कभी कभी तो यह भी क्वेश्चन आता है कि टी लिम्फोसाइट का संबंध किससे है, तो टी का संबंध टी से कर दो, क्योंकि टी का मतलब भी तो थाइमस होता है। तो इस प्रकार से टी का संबंध टी से करना, तुम बी का संबंध टी से नहीं करोगे। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो, निम्न में से किस हार्मोन का संबंध थाइमस ग्रंथि से नहीं है? मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। देखो, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में अपने चर्चा नहीं की है। थाइमिन फर्स्ट, थाइमिन सेकंड और थाइमोसिन, ये तो किस ग्रंथि के हार्मोन है? थाइमस ग्रंथि के हार्मोन है। थाइमोसिन हार्मोन के कार्यों के विषय में विचार कीजिए, फटाफट कमेंट करके बता दो। सभी बच्चों ने गलत दिया है। कुछ बच्चों का सही है। पहला देखो, प्राणी के भीतर प्रतिरक्षी हेतु उत्तरदायी। ऐसे क्वेश्चन को करने की मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। तुम्हें मालूम है कि प्रतिरक्षी हेतु उत्तरदायी है, इसको तो कोई गलत नहीं ठहरा सकता, इसको तो कोई गलत नहीं ठहरा सकता, ठीक है ना। जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में सहायक, जो प्रतिरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वह जनन ग्रंथियों का परिपक्वन भी करेगी सर, ये भी दोनों सही है। कैल्शियम निर्माण में प्रेरित थाइमोसिन का संबंध कैल्शियम निर्माण से बिल्कुल भी नहीं है, ये तो थायराइड और पैराथायराइड का संबंध कैल्शियम निर्माण से है। आउटू मानवता, इसका भी संबंध वास्तव में बिल्कुल थाइमोसिन से नहीं है। तो पहला और दूसरा इसमें सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन यही आया था कि जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में कौन सी सहायक है। अब उसमें पीयूष ग्रंथि और उसमें वास्तव में जनन ग्रंथि ऑप्शन में नहीं दिया था, ठीक है ना। अगर पीयूष और जनन देता तो अपना कोई गलत नहीं होता, लेकिन पीयूष और जनन नहीं देते तो फिर अपने को कहां तक जाना है? थाइमोसिन हार्मोन या थाइमस ग्रंथि तक अपने को जाना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर डाला था। अगला क्वेश्चन देखो, वृद्धावस्था एवं बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन, ध्यान देना, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन का उत्पादन कम या पूर्ण से बंद हो जाता है, तब थाइमस ग्रंथि को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था सर एलडीसी 2011 में। फटाफट कमेंट करके बता दो। देखो इधर, वृद्धावस्था एवं बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन का उत्पादन कम होता है या पूर्णतः बंद होना है, तब क्या कहते हैं? तब सर इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? अवशेषी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। वृद्धावस्था में से अवशेषी ग्रंथि कहते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम व फास्फोरस उपापचयी का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहां से स्रावित होता है? रेलवे का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। अरे वाह, अरे मूर्खो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें इतना तुम लॉजिक लगा लिया कि थाइमस ग्रंथि चल रखी है तो आंसर भी थाइमस आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का संबंध कहीं पर भी थाइमस से नहीं है। इसका हार्मोन तो एक हार्मोन से है जिसका क्या नाम है? पीटीएच हार्मोन। और पीटीएच हार्मोन का मतलब किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से है। तो आज टोटल अपने 20 एमसीक्यू लिए थे। इससे आगे का जो सेशन होगा वो सेशन होगा अधिवक्र ग्रंथि प्लस वास्तु में अग्नाशय ग्रंथि। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।